नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जब हमने बात किया था अपवाह तंत्र के बारे में, तो अपवाह तंत्र को पूरा समझा था। फिर उसके बाद अपवाह तंत्र को हम लोग अपवाह तंत्र में हमने बात किया था कई भागों में उसको बांटकर, और उसमें हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात कर लिया था। और गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से बात किया था कि कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ पे वो गंगा कहलाती हैं। आज उसी तरह से हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम क्या है, क्या इसकी विशेषता है, परिचय क्या है, और उससे जो संबंधित तथ्य होगा उसके बारे में बात करेंगे। आज ये बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कल वाले टॉपिक में बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और फिर उसके बाद जितनी भी भारत की नदियाँ, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जितनी भी नदियाँ हैं सबको एक साथ लेकर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और उससे भी पहले हम लोग बात कर चुका है जियोग्राफी में क्या बोलते हैं, विश्व की नदियों के बारे में। तो वहाँ पे बस उसको रिकॉल करा सकते हैं एक वीडियो में हम। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो पहली बात यह है कि भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। दर्रे से बात क्वेश्चन याद रखिएगा कि दर्रे से क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा रहेगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था, लेकिन ये हिस्ट्री का था कि भारत में सिकंदर किस दर्रे से प्रवेश किया था। भारत में सिकंदर किस दर्रे से प्रवेश किया था, तो किस दर्रे से बता दीजिए। तो उसको सोच के बताइए कौन से दर्रे से वो प्रवेश किया था भारत में। तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। किससे? खैबर दर्रे से। उसी तरह हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है और भारत के किस राज्य में पहली बार ये आती है। तो यांग्याप दर्रे से भारत में वो प्रवेश करती है, और यांग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। लेकिन वहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जाना जाता है, उसको वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी नाम से नहीं जाना जाता। वहाँ पे उसको दिहंग कहा जाता है या दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहंग या दिहांग कहा जाता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो कई देशों में अलग अलग है। जैसे चीन में हम लोग देखते हैं कि यारलांग सांगपो है। सांगपो का मतलब समझ रहे हैं? चीन में यारलांग सांगपो है। क्या है? यारलांग सांगपो। सांगपो का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को पवित्र नदी भी कहा जाता है। उसके बाद असम में ही आकर क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं। कहाँ पे? असम नदी में, असम में। फिर इसके बाद जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो जमुना के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिहंग और असम में ब्रह्मपुत्र। इसके साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी अपना जो जल है, जल का स्रोत क्या है उसके, तो दो जगह से जल स्रोत करती है, जल को ग्रहण करती है। एक चेमायुंग दुंग, क्या नाम है? चेमायुंग दुंग और आंगसी ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर है, हिमनद है, हिमनद। और ये दोनों से मतलब जल के स्रोतों, जल को प्राप्त करती है। किससे? चेमायुंग दुंग, उसका पूरा नाम है चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से। और क्या बोलते हैं? आंगसी ग्लेशियर से क्या करती है? जल को प्राप्त करती है। दोनों नाम याद रखिएगा। फिर इसको चीन में यारलांग सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का मतलब होता है पवित्र। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग के नाम से जानते हैं या दिहांग कहते हैं। बांग्लादेश में जब वे प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर के पास चेमायुंग, यही चेमायुंग, मानसरोवर के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? तो मानसरोवर झील के पास है। ठीक, मानसरोवर झील के पास है, और ये चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो लंबाई है पूरा, वो 2900 किलोमीटर में है। कितने में? 2900 किलोमीटर में। लेकिन उसका 1346 किलोमीटर भाग ही सिर्फ भारत में है। 1346 किलोमीटर भाग भारत में है। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर। सियांग दियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया? अरुणाचल प्रदेश।
यहीं पे यांग्याप दर्रा है, याद रख लीजिएगा इसको, यांग्याप दर्रा। ठीक, इसी दर्रे से भारत में वो प्रवेश करती है और उसको यहाँ पे सियांग या दियांग नाम से जानते हैं। सदिया के पास, सदिया कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल। सदिया के पास दियांग एवं लोहित नदी इसमें आकर मिलती है। सदिया, सदिया मतलब कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो नदी आकर इससे मिलती हैं, एक का नाम है दियांग और दूसरे का नाम है लोहित। दो नदियाँ आकर मिलती हैं। तत्पश्चात उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है तो यहाँ देखिए असम में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, असम में। फिर से सुनिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी दियांग या सियांग नाम से प्रवेश करती है। तत्पश्चात दियांग या सियांग नदी में दियांग और लोहित नदी आकर मिलती है। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और वो क्षेत्र असम आ जाता है। क्या आ जाता है, असम। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। धुबरी के पास, जब धुबरी के पास पहुंचती है, धुबरी कहाँ पे है, बांग्लादेश में। धुबरी के पास जब ये पहुंचती है, धुबरी के पास बांग्लादेश में, धुबरी के पास पहुंचने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कैसे, कहाँ पे प्रवेश करती है, धुबरी के पास से ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है वो तो जमुना नाम से जानी जाती है। किस नाम से, तो जमुना नाम से। जमुना में एक जब यहाँ पे पहुँच जाती है बांग्लादेश में तो जमुना में, जमुना नाम से जानी जाती है। वहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है ग्वाल्दो। क्या नाम है, ग्वाल्दो। ग्वाल्दो में ही जाकर वो पद्मा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, पद्मा से। तो याद रखिएगा कहाँ पे, ग्वाल्दो में जाकर वो पद्मा से मिल जाती है। और उसका जो ये एक जैसे दो भागों में यहाँ पे विभक्त होती है जमुना के बाद, तो ये एक जो भाग है वो पद्मा से जाकर मिलता है और उसका दो दक्षिणी भाग है वो क्या बोलते हैं, आकर मेघना से मिल जाता है। तो ग्वाल्दो में कहाँ मिल रहा है, पद्मा से, और उसका एक भाग मेघना से मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जमुना कहाँ पे उसको जानते हैं, बांग्लादेश में। अब रह गई बात विशेषता की। तो विशेषता में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता है, जल वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जल वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिससे पदार्थ की विशाल राशि पाई जाती है। विशेषता में, ब्रह्मपुत्र की विशेषता में इसका जल वहन करने की क्षमता बहुत अधिक है। विशेषता ये आएगी, इसमें पूछ सकता है। तो विशेषता क्या है, तो इसकी जो जल वहन करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से पदार्थों की मात्रा या पदार्थों की राशि बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से कई द्वीपों का निर्माण हो गया है। क्या हो गया है, कई द्वीपों का निर्माण हो गया है। उसी में से एक द्वीप है जिसका नाम है मंजुली। क्या नाम है, मंजुली। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मंजुली, जो सबसे बड़ा द्वीप है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर, सॉरी कितना इसकी दूरी है, मतलब कितने में ये विस्तार है इसका, तो 891 किलोमीटर में। और ये मंजुली द्वीप किस नदी, किसकी भाग है, किस नदी का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का। और किसके वजह से है, तो पदार्थ, जैसे जल वहन करने की क्षमता अधिक होने के कारण पदार्थों की विशाल राशि पाई जाती है, जिसकी वजह से द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जो द्वीप का निर्माण होता है वो मंजुली है। और ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी विस्तार क्षेत्र कितना है, तो 891 किलोमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए सहायक नदी, किसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो पगलांदिया। क्या है, पगलांदिया, धनसिरी, जिया भरेली, पीथुमारी, धनश्री, मानस, सुबानसिरी। ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये किस दर्रे से प्रवेश करती है, बताया हूँ, यहाँ लिख लीजिए, यांग याप। या IAS में पूछा भी गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी
किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये रहा हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि सिंधु नदी, झेलम नदी, इसके साथ साथ चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और क्या बोलते हैं सतलज नदी, इसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे कि सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु क्यों कहते हैं, झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चिनाब और रावी के क्षेत्र को रचना क्यों कहते हैं, और रावी से क्या बोलते हैं, रावी से लेकर ब्यास को बरी क्यों कहते हैं, और ब्यास से लेकर क्या बोलते हैं सतलज तक के क्षेत्र को विष्ट क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे कि रत्ना द्वाब क्या होता है, विष्ट द्वाब क्या होता है, बरी द्वाब क्या होता है। ठीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।